गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले दिन हम लोग विसर्ग संधि पे चर्चा किए थे। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। तो आइए विसर्ग संधि के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम बच गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए विसर्ग संधि, इसमें अगले दिन हम लोग 6 रूल देख चुके थे और ये सभी रूल अघोष वर्ण से संबंधित है। अर्थात आपको बताया गया था कि स्वर के साथ ही विसर्ग का प्रयोग होता है और इसके बाद सघोष और अघोष जितने वर्ण हैं सबको सघोष अघोष में बांट लिए थे हम लोग। अघोष से उत्पन्न परिवर्तन देखे थे। आज हम लोग इसमें सघोष वर्ण से उत्पन्न परिवर्तन देखेंगे। अर्थात विसर्ग के बाद जब किसी सघोष वर्ण का आगम होगा तो विसर्ग में कौन सा विकार आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि बात रही सघोष की तो सघोष वर्ण की बात हो गई थी, काफ़ी इस पर चर्चा हुई है। जैसे बताया गया था कि सघोष में कौन आता है, तब प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इसके साथ य, र, ल, व और सभी स्वर। अतः यदि इसकी संख्या देखें तब प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण है, तब 5 वर्ग में 15, 5 20। यहाँ पर एक ह छूट गया है, उसे भी हम नोट कर लेंगे ह। और सभी स्वर, तब 5 ये 15 ये 20 और 11 ए, अर्थात टोटल 31 वर्ण सघोष के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें कौन कौन सा परिवर्तन होता है उसे बारी बारी से देखते हैं। विसर्ग संधि के 6 रूल देख लिए थे हम लोग, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7वें रूल पे चर्चा करेंगे। तो ये दिमाग में रखें, स्वर ही आएगा तो स्वर में कौन सा स्वर आता है। तो पहला देखें कि अ के अलावा कोई स्वर आ जाए, उसके बाद विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो जाए, किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो, तब विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। आसान है, यह रूल समझ में आया होगा कि विसर्ग से पहले, अब यह याद रखना है कि स्वर 11 स्वर है और इस 11 स्वरों में केवल अ नहीं आना चाहिए। अ को छोड़कर के कोई स्वर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई स्वर हो, इसके बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम होता है तब विसर्ग सदैव र में परिवर्तित होता है। एक रूल यह है। दूसरा इससे संबंधित रूल यह है, पहले हम लोग इसके नियम पर चर्चा कर लेते हैं तब कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। फिर देखिए दूसरा इससे संबंधित रूल यह होता है कि अ के अलावा, तो अ के अलावा तो ई और ऊ भी होता है, लेकिन यदि ह्रस्व ई या ऊ और इसके बाद विसर्ग का आगम हो और विसर्ग के बाद, अब देखिए यहां तो बनने वाला वर्ण र है लेकिन र ही आ जाए तो, अतः विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद र हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो यह विसर्ग है इसका लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि विसर्ग का लोप तो हो जाएगा लेकिन ह्रस्व ई और ऊ जो है यह दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। रूल नंबर 8 जो 7 से संबंधित है। अब देखिए विसर्ग से, इसे पढ़ेंगे कैसे, तो विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद यदि र हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पूर्व का ह्रस्व ई या ऊ दीर्घ ई या ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रूल नंबर 8 हो गया। इसमें अगला रूल जो देखेंगे 9। अब यह क्या है, तो यह तो और आसान है। आसान कैसे है, तो देखिए विसर्ग से पहले केवल अ आए। अब दोनों में तो यह पढ़े हैं कि विसर्ग के पहले अ नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि विसर्ग से पहले अ ही हो जाए और विसर्ग के बाद अ आए, या
कोई भी सघोष व्यंजन, अब देखिए सघोष वर्ण की बात नहीं हो रही है, सघोष व्यंजन की, अर्थात इसमें स्वर नहीं आएगा, स्वर आएगा तो कौन सा, केवल अ, अर्थात विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या कोई भी सघोष वर्ण हो, अर्थात इन टोटल संख्या देखें तो सघोष व्यंजन की संख्या 20 होती है और यहाँ अ 21 हो गया, यानी इन 21 में से कोई भी वर्ण आता है तब विसर्ग का उ आदेश हो जाता है। और यह उ पूर्ववर्ती अ, पहले अ है तो यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के नियमानुसार, गुण संधि में यह रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ का उ से जब मेल होता है तो यहाँ यह ओ बना देता है, तब विसर्ग से उ में परिवर्तित हो जाएगा। यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के नियमानुसार ओ बना देगा। यह रूल समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण वनडे एग्जाम में इसी रूल से संबंधित होता है। इसे पढ़ने का तरीका है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या कोई भी सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग उ में परिवर्तित होगा। यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के नियमानुसार ओ का निर्माण कर देता है। लेकिन इससे संबंधित एक और याद रखेंगे रूल, वह क्या है, देखिए विसर्ग से पहले अ है तो इसे अ ही रखें, लेकिन विसर्ग के बाद भी अ आ जाए तो क्या करें, विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी अ। अब इसे तो याद करना नहीं पड़ेगा आपको, सीधा सीधा याद रहेगा, विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी अ हो। तो अभी इस रूल में पढ़ चुके हैं, इस रूल से ये संबंधित है, तब अभी पढ़ चुके हैं कि अ भी आएगा तो उए बनेगा। तो ये तो क्लियर है कि अ आ रहा है तो यह उ बनेगा और यह अ है, तो अ और उ दोनों मिल करके फिर गुण संधि के नियमानुसार ओ बना देंगे। लेकिन यह बाद वाला जो अ है तो यहां पर यह याद रखेंगे कि बाद वाले अ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। यह रूल समझ में आया होगा। हाँ सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत, देखिए अंतर क्या है कि इसमें भी अ है और यहाँ भी अ, सही है गलत नहीं है, लेकिन दिमाग में यह रखें कि यह कभी कभी जैसे अधिकांश देखेंगे तो संस्कृत शब्दों में लुप्ताकार का प्रयोग करके ये चिन्ह लिखा जाता है, किंतु हिंदी में लिखेंगे तो दोनों सही है। तो इसे आप पढ़ने का तरीका है, या पढ़ेंगे कैसे, तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ हो तब विसर्ग उ में परिवर्तित होता है, वह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार ओ बना देता है, किंतु बाद वाले अ का लोप हो जाता है और इस अ के स्थान पर लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख 4 रूल हो गए। इससे संबंधित जो अगला रूल है वह भी याद रखेंगे, 11 नंबर। अब 11 नंबर क्या है, तो यह 11 नंबर रूल यह है कि विसर्ग से पहले अ ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। अब कोई भी स्वर में अ याद रखेंगे क्योंकि अ अभी पढ़ लिए हैं, तो अ के अलावा कर लीजिएगा, अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या होगा, सीधे सीधे कह देंगे कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये शायद आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान है, विसर्ग से पहले अ और अ आ रहा था, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर केवल व्यंजन आ रहे थे, स्वर नहीं आ रहा था, किंतु अ तो यहाँ था ना, लेकिन अन्य स्वर कहाँ गए, तो
तो अब यह कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई भी स्वर होगा तब विसर्ग का सीधे सीधे क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। हमें विश्वास है शायद आप लोग को यह रूल समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, इसके बाद आगे की वार्ता हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब इन प्रमुख नियमों से संबंधित कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। अभी जैसे 7वां रूल हम लोग देखे हैं कि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई स्वर हो, अ के अलावा कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, अभी विसर्ग के बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो जाए, किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो, तब विसर्ग में क्या परिवर्तन हो रहा था, तब विसर्ग र में परिवर्तित हो जा रहा था, ठीक। तो इसके कुछ हम लोग प्रमुख उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो अब देखिए जैसे आशीर्वाद शब्द आता है, आशीर्वाद। अब इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, तो आशी धन वाद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशी धन वाद होगा। अब कैसे हुआ यह, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अ के अलावा कोई स्वर हो, तो इससे पहले क्या है, दीर्घ ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है और इसके बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो, तो वह सघोष वर्ण में आएगा। तो यहाँ वह आया जो सघोष वर्ण, तो इस कंडीशन में यह जो विसर्ग है, विसर्ग ही तो र में परिवर्तित हो रहा है, तब बनने वाला शब्द कैसे होगा, तो आशीर, आशी, और यह तो आधा र में परिवर्तित हुआ और इधर वाद है, तब बनने वाला शब्द बना आशीर्वाद। ये क्लियर हो गया कि यह आशीर, अब यह र आधा है तो ऊपर लगेगा, बनने वाला शब्द आशीर्वाद हुआ। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। आयुर्वेद आता है, आयुर्वेद, दुर्जन, दुर्गुण। अब सबका यदि संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, यजुर्वेद भी आता है, यजुर्वेद आता है। तो अब देखिए संधि विच्छेद करिए, अब इसका क्या होगा, आयुर्वेद, तो अब यह कर लेंगे आयुह। आयुह का तात्पर्य है कि उ आया, अब अ तो है नहीं, अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाना, आयु धन वेद। उसी तरह से दुर्जन का करेंगे तो दुह धन जन। दुर्गुण का कर लें तो दुह धन गुण होगा। यजुर्वेद का कर लें तो यजु धन वेद। दुरुपयोग बोले, दुरुपयोग, यह इसमें आएगा। दुरुपयोग कहेंगे तो संधि विच्छेद करिए, दु धन उपयोग। तो अभी तो पढ़े हैं कि सघोष वर्ण ही होना चाहिए, तो सघोष वर्ण में उ भी तो आएगा, दु धन उपयोग हो गया। अन्य कोई शब्द चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, अरे मार जब हो गया तो दुरुपयोग कर लीजिए, निराशा कर लीजिए, निराशा, निर्दय कर लीजिए, इसमें निर्दय शब्द आता है, निर्जर शब्द आता है, निर्गुण शब्द आता है, निर्गुण। निर्भय भी लिख सकते हैं, निर्भय। तो शायद इसका संधि विच्छेद आप लोग कर लेंगे। निराशा का करेंगे तो निधन आशा, निर्दय का करें तो निधन दय, निर्जर का करेंगे तो निधन झर, निर्गुण का करें तो निर्धन गुण और निर्भय का करें तो निधन
भय हो जाएगा, जो सभी सघोष वर्ण में आते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लें, तब हम अगले नियम पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित 8वां रूल हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि अ के अलावा कोई स्वर और इसके बाद विसर्ग और इसके बाद आने वाला वर्ण किसी भी सघोष वर्ण का था, लेकिन तब बनने वाला वर्ण जो था र बन रहा था, लेकिन विसर्ग के बाद यदि र ही आ जाए तब, अभी हम लोग शुरू में पढ़े थे, तब विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। सॉरी, सातवां रूल हो गया। अब देखते हैं हम लोग 8वें रूल पर। 8वां रूल क्या है, तो अभी पढ़े हैं कि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई स्वर हो और उसके बाद आने वाला वर्ण जो है किसी भी सघोष वर्ण का था, तो बनने वाला वर्ण र था, लेकिन यदि विसर्ग से पहले ये याद रखेंगे कि ह्रस्व ई आ जाए या उ आ जाए और विसर्ग के बाद र ही आ जाए, तब क्या होगा, तब विसर्ग के बाद र आएगा, तब विसर्ग का लोप हो जाता है और यह ह्रस्व ई या उ दीर्घ ई या उ में परिवर्तित हो जाता है। अभी हम लोग रूल पढ़े थे, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या उ और विसर्ग के बाद र हो, तब विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व ई या उ दीर्घ ई या उ में बदल जाते हैं। अब इससे संबंधित जो शब्द आता है वह आता है नीरस। अब देखिए, नीरस का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो यह होगा निह धन रस। अब यह कैसे परिवर्तन हुआ, तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई है, इसके बाद यह विसर्ग है और इसके बाद र है, तो र आ गया, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई आ गया, तब परिवर्तन क्या होगा कि यह ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित होगा, इस र का लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, और र है तो र रह जाएगा। अब लिखे यदि, तो यह जब दीर्घ होगा तो न में बड़ी नी हो जाएगा, उसके बाद यह त लोप हो गया और इधर बनने वाला वर्ण र और ये स है, इसे जोड़ दिया जाए तो यह बनने वाला शब्द होगा नीरस। शायद ये समझ में आ गया होगा, नीरस है। इसी तरह से नीरव शब्द है, नीरव मोदी का भी नाम सुने होंगे, तो नीरव शब्द है। इस तरह के कुछ अन्य शब्द आते हैं, नीरव का करेंगे तो निधन क्या हो जाएगा, निधन रव हो जाएगा। इस तरह से दूरस शब्द आता है, दूरस, तो यह हो जाएगा दू ह्रस्व हो जाएगा, दू धन रस ह्रस्व होगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ है तो सदैव ह्रस्व में बनेगा। नीरज होता है, निराज होता है। अन्य इसके जो शब्द आते हैं उनको आप लिख सकते हैं कि यह होता है नीरज, निराज। नीरज किसका प्रवाची है, नीरज कमल का प्रवाची होता है, तो निधन रज हो जाएगा। यहाँ पर निराज कर लीजिए तो निधन रज हो जाएगा। शायद यह रूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो अगला रूल हम लोग के एग्जाम में आता है वह अभी हम लोग देख रहे थे कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या कोई सघोष व्यंजन हो, तब विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा था, उ में, और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के नियमानुसार कौन सा वर्ण बना रहा था, ओ बना रहा था। अब यही देखे हैं कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या अ या कोई भी सघोष व्यंजन हो
तो विसर्ग उ में परिवर्तित होगा। यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार ओ बना देता है। अब इससे तमाम उदाहरण आते हैं। उन उदाहरणों में जैसे मनोविज्ञान, मनोयोग। अब देखिए, मनोयोग का संधि विच्छेद करिए तो मनः धन योग, मनः धन योग। उसी तरह से मनोविज्ञान का करिए तो मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान। अब ये कैसे बन रहा है तो देखिए, विसर्ग से पहले अ है, इसके बाद विसर्ग है और किसी भी सघोष व्यंजन अर्थात यह है। अब यह उ में परिवर्तित हुआ और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के क्या बना दिया, ओ बना दिया, जो इसमें मनोयोग हो गया है। तब मनोयोग, मनोज शब्द आता है, मनोज, तो मनः धन ज, यशोदा, यशोदा, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशः धन दा, यशोदा। मनोज, पयोद, पयोद। इससे संबंधित जो भी उदाहरण आपके मन में हो, कोई भी उदाहरण आप बोले, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप भी बोल सकते हैं जो भी आपके दिमाग में, हाँ कोई बात नहीं। मनोविकार भी आएगा, जैसे अभी अजीत पूछ रहे हैं मनोविकार, तो मनोविकार भी आएगा। मनः धन क्या कर लेंगे, मनः धन विकार कर लेंगे, मनः धन विकार। अन्य कोई भी शब्द, हाँ अधोगति, ये भी सही है। अन्य शब्द इसमें नोट कर लेंगे आप लोग। अन्य शब्द आते हैं जैसे अधोगति, अधोगति, पुरोहित, हाँ पुरोहित भी बहुत अच्छा शब्द है, पुरोहित, पुराधन हित, पुरोहित, पुराधन हित होगा, पुराधन हित, पुरोहित। यशोगान, हाँ तपोभूमि लिख लीजिए, तपोभूमि, तपोभूमि। हाँ मनोहर शब्द आता है, मनोहर, मनोभिलासी, मनोभिलासी या मनोभिलाषा, मनः धन अभिलाषा, यह हो जाएगा मनः धन अभिलाषा, मनोभिलाषा। तपोगुण, रजोगुण, जो भी शब्द आते हैं इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे शब्द आता है तपोगुण, रजोगुण, रजोगुण, ऐसे संबंधित तमाम उदाहरण हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोग को क्लियर है। अब देखें, अ के बाद विसर्ग के पहले अ था और विसर्ग के बाद अ या किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो रहा था। लेकिन इसमें एक रूल याद रखना यह जरूरी है कि यदि, अभी इसका तो उदाहरण हम लोग देख लिए, इससे संबंधित जो अगला रूल आता है वह कहता है कि यदि अ के बाद विसर्ग और अ के पहले भी विसर्ग, अ के पहले भी विसर्ग हो और अ के बाद भी, विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो उस कंडीशन में इस अ का क्या होगा, लोप होगा। अ का, बाद वाले अ का लोप होगा और अ के स्थान पर लुप्ताकार, लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। लेकिन अभी अ के बाद, इस रूल में तो पढ़ लिए हैं कि विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, उ में, और इसके पहले अ है तो इसको गुण संधि के नियमानुसार क्या हम लोग बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। तो यह एक अलग रूल हो जाएगा कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग उ में परिवर्तित होगा। यह पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार ओ बनाएगा,
किंतु बाद वाला अ है तो उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके कुछ जो शब्द आते हैं वे आप देखे होंगे कि ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे प्रथमो, प्रथमो, और यहाँ पर लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर ध्याय लिख दिया जाता है, प्रथमोध्याय। तो प्रथमोध्याय में अब ये दिमाग में रखने वाली बात यह है कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो यह होता है प्रथमः धन अध्याय। देखिए कितना यह संस्कृत में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रथमः धन अध्याय। तो अब इसमें विसर्ग से पहले क्या आया, अ आया, और विसर्ग के बाद क्या आया, अ। तो अब देखिए यह दोनों तक गुण संधि के नियमानुसार ओ बना दिए हैं, लेकिन इस अ का जो यहाँ पर अ आया है, इस अ का लोप कर दिया जाता है और इसी के स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यह हो गया प्रथमोध्याय। इसी तरह से जो मनोभिलाषी शब्द लिखा जाता है, तो मनो इसको लिखने का तरीका मनोभिलाषी, मनोभिलाषा, तो सी भी आएगा तब भी और सा आएगा तब भी, मनोभिलाषा ऐसे लिखेंगे, या मनोभिलाषी आएगा मनो, तो यहाँ लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है और यह होता है भिलासी, मनः धन अभिलाषी। उसी तरह से मनोभिलाषा का हो जाएगा मनः धन अभिलाषा, मनः धन अभिलाषा। कुशलाभिलाषी, 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 मनोभिलाषी, कुशलाभिलाषी। बहुत सुंदर शब्द जो आता है नमोस्तु, नमोस्तु। तो नमोस्तु करेंगे तो नमोस्तु ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इस संधि के नियमानुसार यहाँ पर लुप्ताकार का चिन्ह होगा और नमस्तु तथापि लिखा जाता है, तथापि। तो यहाँ पर भी लुप्ताकार प्रयोग कर देंगे और यह होगा तथापि। तो यह रूल शायद समझ में आ गया होगा कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो उस कंडीशन में पूर्ववर्ती अ विसर्ग से मिल करके ओ बनाएगा, लेकिन बाद वाले अ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके जो उदाहरण है आपके सामने रख दिए गए हैं। जो इसका अंतिम रूल बच रहा है, जो अंतिम रूल बच जा रहा है, उस पर एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि विसर्ग के बाद किसी भी स्वर का आगम हो रहा था अ को छोड़ करके, लास्ट जो रूल पढ़े थे। तो देखिए विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद, अब तो अ पढ़ लिए ना कि अ आए तो क्या हो, तो अ को हटा दे, तो विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ के अलावा, अ के अलावा कोई स्वर हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे शुरू में कि इसके प्रमुख नियम क्या हैं। तो प्रमुख नियम में अंतिम नियम यही पढ़े थे कि जब विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी किसी भी स्वर का आगम हो सिवा अ को छोड़कर, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं जिसमें से प्रमुख शब्द आता है अतएव, अतएव। तो अतः धन क्या होगा, अतः धन एव, अतः धन एव। ऐसे ही कुछ अन्य भी रूल आते हैं, जैसे पयादि, 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 ततएव, एस इच्छा, एस इच्छा, एस इच्छा। तो अब इसमें देखिए, अब यह सीधे कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई भी स्वर हो, तो उस स्थिति में विसर्ग का लोप होगा, तो
ततैव जो दिया गया है, तो तत धन एव, ततैव गुण वृद्धि संधि होगी, सॉरी, अतैव दिया है तो अतः धन एव होगा। अब देखिए विसर्ग से पहले तो यहाँ अ ही है, और विसर्ग के बाद आने वाला जो भी स्वर होगा अ के अलावा कोई हो तो ए आया। उसी तरह से पयादि करेंगे तब पयः धन आदि हो जाएगा, पयः धन आदि। उसी तरह से ततैव करेंगे तो ततः धन एव होगा। ऐसे इच्छा करेंगे तो यश धन क्या होगा, यश धन इच्छा। अब विसर्ग संधि समाप्त होती है, किंतु याद रखने वाली बात यह है कि तभी से हम लोग देख रहे थे, जैसे अभी आप देखे हैं कि यहाँ विसर्ग उ में परिवर्तित, इसका परिवर्तन कैसे हुआ, तो पिछले दिन अघोष से हम लोग पढ़े थे। तो विसर्ग किस में, विसर्ग जो था, विसर्ग स में बदला था। आज पढ़े हैं तो विसर्ग देख रहे हैं, तो उ में भी विसर्ग का परिवर्तन उ में बदला हुआ, और कुछ जगहों पर र में, विसर्ग किस में बदल गया, तो कुछ जगहों पर विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। तो संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत में विसर्ग संधि के 3 भाग माने जाते हैं। एक माना जाता है उत्व, रुद्र और सत्व। तो जब स में बदलता है तो वहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होती है, संस्कृत में सत्व विसर्ग संधि। और स में कब बदल रहा है, तो अघोष वर्ण के आगम पर। उ में कब बनेगा, तो इसको बोलते हैं उत्व, और र में जब बदलेगा तो इसको बोलते हैं रुत्व। और यह किससे संबंधित है, तो यह संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत में विसर्ग संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं, और उसमें से एक सत्व, उत्व और रुत्व माना जाता है। जब विसर्ग र में परिवर्तित होगा तो रुत्व संधि, जब उ में परिवर्तित हुआ तो उत्व संधि, और स में परिवर्तित होगा तब विसर्ग में सत्व विसर्ग संधि का समागम होता है। शायद आप लोग को विसर्ग संधि का यह प्रकरण समझ में आया होगा। अगला प्रकरण हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। आज की वार्ता यहीं समाप्त करते हैं।